चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान प्रारंभ किया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को मकर संक्रांति के दिन हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भाजपा के दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया है। बीजेपी ने घर घर पुताई अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है और भरे जोश के साथ उन्होंने दीवार पे लिखा है, फिर एक बार मोदी सरकार। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीवार लेखन अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है और उन्होंने ये नारा दिया है, फिर एक बार मोदी सरकार। और देखिए किस तरीके से चित्र बनाते हुए नजर आ रही हैं सूबे के मुखिया। तो सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां दीवार पर उन्होंने लिखा है, फिर एक बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये तस्वीरें निकल के आ रही है जहां बीजेपी के अभियान को आगे बढ़ाते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्रुति, देखिए बीजेपी के पेंटिंग अभियान की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और उसमें सभी दिग्गज नेताओं ने इसकी शुरुआत करी है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हों, जेपी नड्डा हों या फिर अन्य वरिष्ठ नेता। सभी ने जो है ये पेंटिंग आज बनाकर जो है इस अभियान की शुरुआत करी है और इस अभियान के जरिए लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश के अंदर कमल के निशान को हर दीवार तक पहुंचाया जाए। और इसकी शुरुआत आज उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। गोरखपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत करी है। अपने हाथों से बाकायदा उन्होंने कमल को बनाया है और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो इस स्लोगन के साथ में आज इस अभियान का आह्वान जो है वो किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस कड़ाके की ठंड में भी कार्यकर्ताओं के बीच में गजब का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है और ये इस बात का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह का ये निशान है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की एक बड़ी जीत होने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस बार लक्ष्य रखा जाए कि 400 पार इस बार जो है वो बीजेपी पूरे देश के अंदर जो है वो सीटें लेकर आए। तो इस तरीके से कह सकते हैं उन्होंने इसकी भी शुरुआत करी और इस तरीके से अपने संबोधन के दौरान बातों को कहा। साफ तौर पर लक्ष्य है कि बीजेपी चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। बीजेपी की जो योजनाएं रही हैं, बीजेपी की सरकार के दौरान जो कार्य किए गए उनको हर जन जन तक पहुंचाया जाए और इसको लेकर जो सभी की भागीदारी है वो सुनिश्चित हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसके लिए शुरुआत करी है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरुआत किया, जेपी नड्डा हो, सभी जो जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी है। उस अभियान के जरिए एक मैसेज दिया है वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत के जरिए और सबके पीछे का मकसद है कि बीजेपी को हर जन जन तक पहुंचाया जाए, हर एक मतदाता तक बीजेपी की जो योजनाएं रही हैं, बीजेपी की जो कार्यशैली रही है वो उन तक पहुंचे और उसी को लेकर आज इस अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, नए नए अभियान की शुरुआत बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इस अभियान के तहत जो एक नया नारा भी दिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है, क्या लगता है बीजेपी जो पाना चाहती है वो हासिल हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या रणनीति नई लेके आने वाली है वो? श्रुति, देखिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट में इन दिनों जुटी हुई है। हर एक सीट को लेकर, हर एक बूथ को लेकर उसकी तरफ से जो है वो अध्ययन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है और हर एक चीज को तह तक देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी हर एक बूथ पर अपना कब्जा कर सकती है और उसको लेकर ग्राउंड जीरो तक की जो कह सकते हैं रणनीति है वो बीजेपी ने तैयार करी है और अलग अलग माध्यम से, चाहे वो मोदी भाईजान जैसी योजना अभियान की शुरुआत हो या फिर जो है वो वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत हो या फिर अन्य अभियानों की शुरुआत हो, लगातार बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव किए जा रहे हैं जिनके जरिए वो लोगों के बीच में अपनी पैठ को बना सके, अपनी मौजूदगी को दिखा सके और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को दर्शा सके और उसको लेकर लगातार इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक की बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। हर एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। यूपी की बात करें सीटी तो देखिए सबसे अहम यूपी ही है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी होकर जाता है और यूपी दिल्ली की दशा और दिशा दोनों को तय करता है। ऐसे में पार्टी का भी विशेष तौर पर जो फोकस है वो यूपी में है कि किस तरीके से यूपी के अंदर वो अपने प्रदर्शन को बेहतर करे, जिसका साफ तौर पर फायदा आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिले और उसी को लेकर हर तरीके से बीजेपी
अपनी रणनीति बना रही है। हर एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है, हर एक बूथ को लेकर मंथन किया जा रहा है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस किस रणनीति के तहत क्या कुछ उसके जो मेन अभियान है वो उसमें रहेंगे, किस तरीके से जो है वो समीकरणों को साधा जाएगा। तो हर एक चीज़ का कह सकते हैं विशेष तौर पर जो है वो अध्ययन किया जा रहा है और उसी के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार कोई भी चूक बीजेपी इस बार नहीं करना चाहती, क्योंकि कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। और मेरठ में बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान देने वाले सपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन ने सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका लगाती है। उधर अनुसूचित जाति के लोगों ने फिर से महापंचायत का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राकेश सिद्धार्थ पर पहले से ही 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और अब उनके ऊपर रासुका लग गई है। तो मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका लगी है। इससे पहले भी 13 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। सपा नेता की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका लगा दी गई है। बता दें कि बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान उन्होंने दिया था और ऐसे में उनकी मुश्किलें तब से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब उनके ऊपर रासुका लगा दी गई है। इससे पहले भी 13 मुकदमे ऐसे हैं जो कि उनके ऊपर दर्ज है और अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, चूंकि उनकी तरफ से बयान दिया गया है जिसके बाद से उनके ऊपर रासुका लगा दी गई है। बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान उनकी तरफ से दिया गया था और 13 मुकदमे पहले से दर्ज थे। अब उनके ऊपर रासुका भी लगा दी गई है। मुकेश सिद्धार्थ की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। सादिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, मुकेश सिद्धार्थ के ऊपर रासुका लगा दी गई है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बीते दिनों एक दलित समाज का बड़ा आंदोलन मेरठ में किया गया था, जिस दौरान सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने भरे मंच से जहरीले बोल उगले थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया था। इसी पूरे मसले पर पूरी कमेटी प्रशासन की बैठी थी। अब डीएम मेरठ के आदेश के बाद इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, इससे पहले भी 13 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज थे और अब उनके ऊपर रासुका लगा दी गई, यानी कि मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सादिक जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले भी इन्होंने इस तरह के बयानबाजी की है। इनमें पूर्व में भी इन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार मीडिया में चर्चाओं में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने इन पर ठोस कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत इन पर कार्रवाई की है। अब लंबे समय तक मुकेश सिद्धार्थ जेल में रहेंगे। जी, तो क्या उनकी तरफ से कोई पछतावा या माफीनामा निकल के सामने आ रहा है? सादिक जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस दौरान पुलिस ने इन्हें मेडिकल के लिए लाई थी, उस दौरान भी मुकेश सिद्धार्थ ने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने बयान पर अब भी बिल्कुल अडिग है और जो उन्होंने बयान दिया था वो सत्य है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेल से आने के बाद वो ऐसा करेंगे। तो उसी को देखते हुए पुलिस ने अब ये बड़ी कार्रवाई इन पे की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मथुरा के बहुचर्चित विजय इक्का कांड में 24 वर्ष बाद सोमवार को डीजे 4 डॉक्टर पल्लवी की अदालत से फैसला सुनाया गया। विजय इक्का की हिरासत में मौत के प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर नरहोली सुनील कुमार शर्मा को 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 4 अन्य पुलिसकर्मियों को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। सजा सुनाने के बाद अदालत ने सुशील कुमार शर्मा को जेल भेज दिया। तो सुनील कुमार शर्मा ने किया था पद का दुरुपयोग और ऐसे में उनको 10 साल की सजा तत्कालीन इंस्पेक्टर को और 1 लाख अर्थदंड भरना पड़ेगा उनको। बता दें कि इसी के साथ आजीवन कारावास उनको सुनाया गया है। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, देखिए, तत्कालीन इंस्पेक्टर को 10 साल की कैद और क्या कुछ जानकारी? जी स्वीटी, आपको बता दें कि ये मामला 6 जून 2000 का है। इसमें जो है एक सेंट फ्रांसिस स्कूल था थाना हाईवे के नजदीक, वहाँ जो है रात में डकैती हुई थी 6 जून 2000 को। और उस डकैती में जो है जो उनके प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें जो है थाना हाईवे में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 6 जून 2000 को जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार शर्मा थे उस समय, उन्होंने जो है उसको विजय, वहाँ के जो कुक थे विजय का, उनको उन्होंने जो है गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए।
लेकिन 17 जून 2000 को उनकी जो है बाथरूम में उनकी लाश जो है लटकी हुई मिली थी। इस पर जो है तत्कालीन इंस्पेक्टर को जो है शासन ने निलंबित कर दिया था और सुनील कुमार शर्मा को निलंबित करने के बाद में विजय एक्का के केस में जो है उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है ये मुकदमा चला और इसमें जो है जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनकी हत्या के मामले में तमाम जो है जो क्रिश्चियन स्कूल है और क्रिश्चियन है उनमें उबाल पैदा हो गया था और तमाम रोष पैदा हो गया था और उस रोष में जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार शर्मा सहित जो है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक उप निरीक्षक थे जमील मोहम्मद रावत, एक राधेश्याम हेड कांस्टेबल और 2 अन्य सिपाही थे, इनके सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इनके खिलाफ सबके कार्रवाई चली थी। लेकिन 24 साल मुकदमा चलने के बाद में सोमवार को डॉक्टर पल्लवी एडीजे 4th की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। उस फैसले में विजय एक्का का दोषी इनको मानते हुए और सुनील कुमार शर्मा को 10 वर्ष का कारावास और 1,21,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई जो है। और जो अन्य 4 लोग थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर थे और एक हेड कांस्टेबल, 2 सिपाही थे, इन सबको जो है अदालत ने बरी कर दिया है और ये एक बड़ा जो है सोमवार को अहम फैसला मथुरा में आया है। जी, कि मामला काफी लंबा चला, 24 साल कम नहीं होते फारूक। और दूसरी चीज, उनके खिलाफ क्या ठोस सबूत थे जो कोर्ट के समक्ष पेश किए गए? जी, ये मामला जो है सिटी जो सुनील कुमार शर्मा का था, ये पहले भी जो है इस मामले में जेल जा चुके थे और कई महीने ये जेल में रहे थे। इनकी हालात भी जो है ठीक नहीं थे जेल में, लेकिन उसके बाद ये मुकदमा जो है लगातार चलता रहा और ये पहले जो है लोअर कोर्ट में चला, उसके बाद जो है ये एडीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में आया, जहां से ट्रांसफर होके एडीजे 4th की अदालत में ये मुकदमा चला और एडीजे 4th की अदालत में ये मुकदमा लंबा चला। इसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर को जो है सोमवार को सजा सुनाई गई और 4 लोगों को इसमें दोष मुक्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उस समय जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने जो है काफी इसमें विरोध किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 5 लोग दोषी हैं, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ये साक्ष्यों के जो 4 लोग दोष मुक्त किए गए उनके विपरीत जो है कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए थे, इसलिए अदालत ने डॉक्टर पल्लवी की अदालत है, एडीजे 4th है, उनको जो है बरी कर दिया साक्ष्यों के अभाव में। तो और सुनील कुमार शर्मा को जो है इसका दोषी माना गया और उनको 10 साल की सजा इसमें सुनाई गई। लंबा समय जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट फ्रांसिसो स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो है विजय एक्का को, हमारे जो कुक थे स्कूल के, उनको जो है पुलिस द्वारा मारा गया था, यानी हिरासत में मौत का मामला था। तो वो उनका कहना है कि इसमें जो है अब जाके उनको न्याय मिला है। जी ठीक है फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के धूरे मऊ गांव में किसानों ने आवारा गौवंशों से फसलों को बचाने के लिए अनोखा तरीका खोज निकाला है। दरअसल हार्ड कपाती ठंड के बीच रात को किसानों की तरफ से आल्हा गाकर यूपी की योगी सरकार से मांग की है कि आवारा जानवरों से फसलों को बचाया जाए। अधिकारी ने हरहन का करो कौन उपाय, नहीं मरी गई है म्याड़प देखो भैया दैया गति किसान और भाई बिटिया। और बदायूं के दातागंज कोतवाली के सादुल्लागंज गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक दोस्त ने ही अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
और बिजनौर के चांदपुर में प्रशासन की टीम ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान की 5 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। दरअसल पिछले साल लगी गैंगस्टर के मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। चांदपुर तहसीलदार ने पुलिस की निगरानी में 5 संपत्तियों को कुर्क किया। इसमें ईंट भट्टा और खादर की झील भी जमीन भी शामिल है। वहीं कुर्क की गई संपत्तियों की रकम करीब 2 करोड़ 40 लाख आंकी गई है। खबर उन्नाव से है, जहां घर में अनियंत्रित डंपर घुस गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान तोड़ते हुए घर में अनियंत्रित डंपर घुस गया था। तभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी सीएमसी में भर्ती कराया गया। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तभी उन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। घटना अगजेन थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित मिश्रीगंज की है। और मथुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्कर घायल हो गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 बाइक जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बदायूं से है, जहां पानी के निकास को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई है। बता दें कि दोनों पक्षों में छतों पर चढ़कर पथराव किया है, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। साथ ही पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला उस्सावा थाना क्षेत्र के गांव अभी गांव का बताया जा रहा है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीर जारी की है। बता दें कि तस्वीरों में राम मंदिर का इंटीरियर दिख रहा है। साथ ही राम मंदिर के भूतल स्वर्ण जड़ित दरवाजों को लगाए जाने का काम पूरा हो चुका है। तस्वीरों में दिख रहा है अंदर का काम कि किस तरीके से तैयारियां तेज हो चुकी है। चूंकि 22 तारीख के बेहद नजदीक है और ऐसे में काम कितने जोरों शोरों पे चल रहा है तस्वीर में साफ तौर पे नजर आ रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं, मंदिर में किस तरीके से कार्य चल रहा है और ये अंदर का इंटीरियर है जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। बता दें कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और ऐसे में काम जो है वो काफी तेज गति से चल रहा है, ताकि आने वाले कुछ दिनों में आसानी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सके, कोई भी दिक्कत ना हो। तो नई तस्वीर जारी हो चुकी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि क्या इंटीरियर है और किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। और गुजरात के बड़ौदरा से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती को आज से प्रज्वलित कर दिया गया है, जो पूरे अयोध्या को महकाएगी। बता दें कि आज से अयोध्या में 7 दिवसीय महाअनुष्ठान शुरू हो गया है। बता दें कि इस अगरबत्ती का वजन करीब 3500 किलोग्राम है। इसे बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। अयोध्या नया घाट बस स्टैंड पर स्टेशन पर आज इस अगरबत्ती को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास और छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से प्रज्वलित किया गया है। परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा बड़ौदरा से लाई गई इस धूप बत्ती का जो है इसको जलाया गया है। आज ये आज यहाँ पर सुलगना शुरू हो गई है और लगातार ये जैसी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 दिनों तक जो है इसी प्रकार से ये जलती रहेगी। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर जो है
भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देश से अपने उपहार, अपना समर्पण समर्पित करते जा रहे हैं। आज यहाँ पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, यहाँ पर चूंकि इतनी लंबी धूप बत्ती परिसर में नहीं जा सकती थी, तो स्वयं जो है पूज्य महंत जी यहाँ पर पधारे, उन्होंने इसको प्रज्वलित किया। तो ये एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि वह स्वयं चल कर आए और उन्होंने। और 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थली में भी श्री केशव देव का श्री राम के रूप में श्रृंगार होगा और अयोध्या धाम के तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को सजाया जाएगा और भागवत के चारों ओर केसरिया पताका भी लहराया जाएगा। हजारों दीप भी श्री कृष्ण जन्म स्थली पर 22 जनवरी को फहराई जाएगी और दोपहर को भगवान श्री राम की दिव्य महाआरती भी की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि के लीला मंच पर विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे अयोध्या धाम में होने वाली महोत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।